हेलो, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एससीओ समिट के बारे में, जो कि नेक्स्ट मंथ 15th और 16th ऑफ अक्टूबर को पाकिस्तान में होने जा रहा है। इसके रिगार्डिंग आप ये न्यूज़ देख सकते हो। पाकिस्तान ने हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट को, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको ऑफिशियली फॉर्मली इन्विटेशन को भेजा है। और इसके रिगार्डिंग जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है क्या इंडिया का पार्टिसिपेशन इसमें होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। तो इंडिया का ये जो स्टांस, अनसर्टेन स्टांस है, इसको लेकर इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का क्या डायलेमा है, इसके रिगार्डिंग जो इंडिया को इस पोजीशन में लाता है। तो इस वीडियो में हम इसको डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इंडिया का आज का स्टांस हमें ये समझना है, इंडिया का डायलेमा ये क्यों है, तो आपको एससीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा। एससीओ कब बना था, क्यों बना था, किस सर्कमस्टांसेस में बना था, आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं इसके बारे में ब्रीफली बताऊं तो एससीओ जो है 1996 में बनाया गया था। उस टाइम इसे संगाई 5 के नाम से बोला जाता था, क्योंकि इसके जो मेंबर कंट्रीज थे वो 5 मेंबर कंट्रीज थे। आपको ये ध्यान रखना है इस सारे वीडियो में, इस वीडियो में आपको ये जो मेंबर कंट्री है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको ये समझना है कि इनके मेंबर कंट्रीज के रिगार्डिंग चीजें आप घूमेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है जो स्टार्टिंग में संगाई 5 बना था वो इन 5 कंट्रीज के वजह से बना था। ये आप देखोगे 1996 में ये जो 5 कंट्रीज हैं, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये तजाकिस्तान, इसके वजह से इसे 1996 में संगाई 5 बोला जाता था। और फिर लेटर ऑन 2001 में जब उज्बेकिस्तान जब इसमें जुटते हैं तो फिर इनको जो है फॉर्मली एससीओ बनाया जाता है और इसे एससीओ बोला जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 1996 में उस टाइम का वर्ल्ड ऑर्डर क्या था और क्यों इसे बनाने का जरूरत पड़ा। तो 1996 में अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं 1991 में, तो उस टाइम क्या हुआ था। उस टाइम के पे आपको याद होगा क्या, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने से जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो काफी ज्यादा चेंज हो गया था। यूएसए एकमात्र सोल पावर थी जिसका डोमिनेंस सारे वर्ल्ड पे था। तो इसको काउंटर करने के लिए अगर ये आप देखोगे, ये सारे कंट्रीज जो हैं, ये 3 कंट्रीज जो हैं, ये अर्स्टवाइल यूएसएसआर का पार्ट थी। और चाइना और रसिया ये जो है आपको देखने को मिलेगा। चाइना और रसिया जो है आपका, जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद रसिया आता है। तो इस यूएसए का जो सोल पावर था उस टाइम पे, इसको बैलेंस करने के लिए रसिया ने सोचा एक छोटा सा ग्रुप बनाया जाता है जिससे क्या यूएसए का इस डोमिनेंस को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये सारे कंट्रीज मिलकर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये रसिया ने इसके यूएसए के डोमिनेंस को बैलेंस करने के लिए ये ग्रुप में आना चाहा। चाइना का अगर आप मोटिव देखोगे, चाइना का मोटिव, तो चाइना का मोटिव आप देखोगे 1996 के टाइम पे, जब अर्ली आपका 80s और 90s में चाइना जो है कैपिटलिस्टिक ओरिएंटेशन ले रहा था और कैपिटलिज्म अपने कंट्री में प्रमोट कर रहा था। कैपिटलिज्म के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है रिसोर्सेस। और अगर आप ये सारी कंट्रीज देखोगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो कि पर्टिकुलरली सेंट्रल एशियन रीजन है, ये काफी ज्यादा रिसोर्स रिच रीजन है, जो कि अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैपिटलिज्म जो आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है उसके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलने वाला है। तो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इनके साथ चाइना ने सोचा चलो इनके साथ जितने भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि इन सारे कंट्रीज का जो सेंट्रल एशियन है इस रीजन का हमें रिसोर्सेज का एक्सेस मिल सके। तो इसलिए चाइना ने सोचा कि चलो इन सारे कंट्रीज के साथ हमारे जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको जल्दी से सॉल्व कर सके और इसको एक फ्रेंडली टर्म्स में लाया जाए, जिससे क्या होएगा, क्या हम इसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए और फिर अपना जो है हमारा जो इनका आप देखोगे चाइना का पीसफुल राइज का डॉक्ट्रिन है उसको आगे परसू कर पाए। तो चाइना का ये आपका अल्टीरियर मोटिव क्या था, क्या हमें जो है जो सेंट्रल एशियन रीजन है इस रीजन का रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। रसिया का क्या मोटिव था, क्या हमें यूएसए का डोमिनेंस को बैलेंस करना है। और चाइना भी सिमिलरली इसके साथ ही यूएसए के डोमिनेंस को बैलेंस करने जा रहा था थ्रू दिस मल्टीलेटरल ग्रुपिंग। तो उस टाइम पे आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद लेटर ऑन क्या हुआ, क्या अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूं 2014 में, जब इसके नए मेंबर को ऐड किया गया था। तो ये 2000 यहां आपको दिख जाएगा, ये 2001 तक इसे एससीओ बनाया गया था। और उसके बाद मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूं 2014 जो है ये काफी ज्यादा एक
अनप्रेसिडेंटेड ईयर था। और इसमें क्या ऐसा हुआ था इन 2014 में, 3 इवेंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या होता है, फर्स्ट आपको जो ध्यान रखना है वो है 2014 में क्रीमियन क्राइसिस होता है और रसिया क्रीमिया को एनेक्स कर लेता है, और जिसके बाद जितने भी वेस्टर्न नेशन है सभी रसिया पे क्या करते हैं, इनको आइसोलेट करने के लिए इन पे जो है सैंक्शन लगा देते हैं, और फिर जो है चीजें इस तरीके से अनफोल्ड होती है। तो ये 2014 में रसिया जो है क्या करता है, क्रीमिया को एनेक्सेशन करता है। 2014 में ही आप देखोगे 13 में BRI प्रोजेक्ट विथ सी जिनपिंग जो है चाइना में आता है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर आपको देखने को मिलेगा BRI प्रोजेक्ट के साथ, सी जिनपिंग। और जो है 2014 में नरेंद्र मोदी यहाँ पे बहुत टाइम के बाद इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती है। तो ये जो 3 चीजें इवेंट होती है, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि 2014 में जब रसिया को सारे वेस्टर्न नेशन ने आइसोलेट कर दिया, तो अगेन इस वेस्ट है, और उसी टाइम पे जो आपको देखेगा चाइना का जो राइज था, इस चाइना के राइज को अगर इस ग्रुपिंग में देखोगे तो इस ग्रुप में जो आप इस ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो इस ग्रुप में जो रसिया, चाइना और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, तो आप देखोगे रसिया जो है आइसोलेट हो गया था, चाइना का काफी ज्यादा राइज हो गया था। तो रसिया उस टाइम पे काफी ज्यादा स्पेक्टिकल हो गया था, जो चाइना जो है काफी ज्यादा एप्रीहेंसिव हो गया था क्या चाइना ऑलरेडी ये वेस्ट इनको 2014 के बाद इनको आइसोलेट कर रहा है, और उसके साथ साथ जो चाइना जो है काफी ज्यादा राइज कर रहा है। तो इस ग्रुप में, एससीओ के ग्रुप में काफी ज्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस हो गया था। तो इस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए 2014 के बाद क्या होता है, क्या आप 2015 में देखोगे रसिया अचानक से डिसाइड करता है, 2015 में रसिया डिसाइड करता है कि हमें इस ग्रुप में इंडिया को लाना है, इंडिया को लाना है, ताकि जो है हम जो है इसके थ्रू जो है चाइना का जो इन्फ्लुएंस इस ग्रुप में बढ़ रहा है इसको हम लोग बैलेंस कर पाए। तो इसके साथ अब चाइना को ये बात तो समझ में आ रहा था कि रसिया जो है इंडिया को क्यों इसमें एंट्री कराना चाहता है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए चाइना क्या करता है, चाइना ने बोला ठीक है, आप अगर इंडिया को लाना चाहते हो तो हम जो है फिर इसमें पाकिस्तान का भी एंट्री कराना चाहते हैं। तो इस चीज से पाकिस्तान के थ्रू चाइना जो है इसमें इंडिया को बैलेंस करने वाला था। तो आपको देखने को मिलेगा 2014 में जब रसिया आइसोलेट होना स्टार्ट हुआ, तो और उसी टाइम पे जब चाइना का BRI प्रोजेक्ट आया और इसके थ्रू जो काफी ज्यादा आपको देखेगा सेंट्रल एशियन रीजन में भी काफी ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था। तो रसिया जो काफी ज्यादा एप्रीहेंसिव हो गया था कि हमारा जो पहले से सेंट्रल एशियन रीजन जो है वो हमेशा से चाइना का डोमिनेंस रहा है, सॉरी रसिया का डोमिनेंस रहा है। तो रसिया इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एप्रीहेंसिव हो गया, और उसके रिगार्डिंग ये फिर चीजें अनफोल्ड होती है कि रसिया इंडिया को इन्वाइट करता है और फिर चाइना उसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को इन्वाइट करता है। पाकिस्तान जो 2015 में फिर ये डिसाइड होता है कि एससीओ को जो है एससीओ के मेंबरशिप को बढ़ाया जाएगा, और जो मेंबर्स से ग्रुप हैं फिर ये चीज फॉर्मली 2016 में फिर जो है सारे प्रोसेस जितने भी जो फॉर्मल प्रोसेस है उसको बनाया जाता है, और फिर 2017 में 2 नया मेंबर जो है वो ऐड होता है एससीओ में, पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया का पर्सपेक्टिव अगर देखोगे तो इंडिया के लिए जो अगेन, क्योंकि मैंने बताया जो सेंट्रल एशियन रीजन जो है वो काफी ज्यादा रिसोर्स रिच रीजन है, और ये रिसोर्स रिच रीजन की वजह से इंडिया भी चाहता था कि जो है हमें इस जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इनका हमें एक्सेस मिले, इनके रिसोर्स का एक्सेस मिले। तो क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखोगे इंडिया का जो है, अगर आप देखोगे तो इंडिया का डायरेक्ट एक्सेस जो है सेंट्रल एशियन रीजन के साथ नहीं है। तो इसके थ्रू जो एससीओ के थ्रू जो है इंडिया चाह रहा था कि हम जो है इन सेंट्रल एशियन रीजन के साथ हम जो है अपना रीच को बढ़ाएं और इनके रिसोर्सेज का हमें भी एक्सेस मिल जाए। तो ये देखने को अगर आपको मिलेगा। फिर लेटर ऑन क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा कि फिर 2021 में ईरान एज अ न्यू मेंबर इसमें ऐड होता है। क्यों? क्यों उसके बाद जब देखोगे जब ईरान का जो न्यूक्लियर डील था, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे उसके बाद न्यूक्लियर डील जो है काफी ज्यादा ईरान पे सैंक्शन लगा दिया था। ईरान जो है जो डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जो इनका न्यूक्लियर डील था उसको हटाकर फिर ईरान को सैंक्शन लगा दिया था। तो इस चीज को अगेन जो जितने भी ये सारे कंट्रीज हैं ये आपको देखने को मिलेगा, इस चीज को बैलेंस करने के लिए इन सभी ने फिर ईरान ने इसमें 2021 में एंट्री लिया। और अभी देखोगे जो लेटेस्ट जो अभी एंट्री हुआ है, जो इनका लेटेस्ट मेंबर का एंट्री हुआ है 2024 में, वो हुआ है बेलारूस का। वो क्यों हुआ है? जब रसिया और यूक्रेन वॉर जब हो रहा था, रसिया और यूक्रेन वॉर होने के बाद से क्या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने रसिया पे तो ऑलरेडी सैंक्शन लगाया है, उनको ऑलरेडी आइसोलेट कर ही दिया है वेस्टर्न रीजन से।
उसके साथ साथ जो आप देखोगे बेलारूस जो कि एक यूरोपियन कंट्रीज है, वो भी आप कह सकते हो वो एक रसिया का एक वासल स्टेट ही आप कह सकते हो। तो बेलारूस पे भी सभी जितने भी वेस्टर्न नेशन है उन्होंने भी उस पर सैंक्शन लगा दिया है। तो इस रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 2020-24 में इसमें जो मेंबर नेशन है बेलारूस को भी इसमें आपको ऐड जो किया गया है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे कंट्रीज जो हैं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो वेस्ट का जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए या फिर जब वो आइसोलेट हो गए उनको काउंटर करने के लिए बनाया गया। तो इनके जितने भी 10 मेंबर कंट्रीज हैं, ये 10 मेंबर कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं जो है वेस्ट के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। रसिया हो गया, चाइना हो गया, अभी आप देख सकते हो ये सारे कंट्रीज जो हैं, और उसके साथ बेलारूस हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया जो है अभी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपना परसू कर रहा है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ये जो जितने भी 9 कंट्रीज है, ईरान हो गया, इंडिया, रसिया, चाइना, ईरान, बेलारूस, ये और जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्रीज का आपको देखने को मिलेगा वेस्ट के साथ इनका रिलेशन अच्छा नहीं है। और इंडिया इसमें एक ऐसा एकमात्र ऐसा देश है जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परसू कर रहा है। जो तो ये ग्रुपिंग जो है आपको मोर और लेस देखने को मिलेगा ये कि वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है, जो कि एक ऐसा कहीं ना कहीं अभी ये दिखता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एंटी वेस्ट ग्रुप है। अब तो आपको यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा इंडिया जो है अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो ये एक कहीं ना कहीं एक इमेज जाएगा वेस्ट में। जो अभी आप देखोगे जब इंडिया और रसिया का जब समिट हुआ था तो उसमें कितना ज्यादा इंडिया पे प्रेशर आया था, तो ये चीज अभी सिमिलरली यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ पे कुछ भी आता है तो ये आपको वेस्ट एंटी वेस्ट यहाँ पे नैरेटिव देखने को मिलेगा। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, वो चीज आपको यहाँ से एक चीज आपको ध्यान रखना है। पहला डिलेमा इंडिया का क्या हो गया, एंटी वेस्ट, ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं दूसरी बात बताऊं तो इंडिया और पाकिस्तान का इसमें दूसरा मेंबर कौन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है हमारा पाकिस्तान के साथ तो आपको पता ही है हमारा कितना अच्छा बनता है जब से ये है। और अभी रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, रिसेंट टाइम्स में जो टेररिज्म जो एक्टिविटी ये हमेशा से होता जा रहा है, लेकिन अभी जो है आपको अगेन क्योंकि कश्मीर में इलेक्शन है इसके वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो टेररिज्म जो टेररिस्ट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी ज्यादा अपने टेररिस्ट एक्टिविटी को कश्मीर में और जम्मू के रीजन में बढ़ा दिया है। तो इस वजह से इंडिया का रिलेशन अगेन पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं है। और ये जो पाकिस्तान जो है ऑलरेडी यहाँ पे पाकिस्तान इसको इस एससीओ को यहाँ पे होल्ड करने वाला है। तो इस वजह से इंडिया जो है काफी ज्यादा एप्रीहेंसिव है कि क्या इंडिया को जाना चाहिए इस रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। अभी आप ये देख सकते हो अभी 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने अभी पाकिस्तान पे कमेंट भी किया था, एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर और एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। ये आपको अभी 2 दिन पहले का ये देखने को मिल जाएगा कि जयशंकर साहब ने इस पे कमेंट किया था कि पाकिस्तान के साथ जो है हमारा कोई भी अनइंटरप्टेड डायलॉग नहीं हो सकता, क्योंकि टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं हो सकता है। तो दूसरा जो हमारा डिलेमा हो गया वो हमारा क्या डिलेमा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान इसको होल्ड कर रहा है तो पाकिस्तान से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। पाकिस्तान जो है टेररिज्म का एक स्पॉन्सर कंट्री है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, क्योंकि पाकिस्तान जो है टेररिज्म बंद नहीं कर रहा है। तो इसके वजह से इंडिया अगेन सोच रहा है कि हम वहां पे जाएं या नहीं जाएं। तो ये आपको ये देखने को मिलेगा अगेन इंडिया का स्टांस इस चीज को लेकर ये है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो अगर आप देखोगे, अगर इंडिया मान लो सपोज करो अगर इंडिया का जो अगर पीएम जाता है, अगर सपोज पीएम अगर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी इंडिया का जो अगर पार्टिसिपेशन इसमें होता है तो ये चीज जो इंडिया का जो अगर आप देखोगे बायलैटरल लेवल पे इंडिया एंगेज नहीं कर रहा है, मल्टीलेटरल लेवल पे अगर आप देखोगे सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं सार्क के बारे में बताऊं, ये जो है 2016 से जब से उरी अटैक हुआ है, पोस्ट उरी अटैक ये एक ठंडे बक्से में चला गया है। मतलब इससे अभी तक ये जो है तब से कोई भी सार्क का मीटिंग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया इसमें जो है एक डोमिनेंट प्लेयर है और इंडिया ने सारे कंट्रीज को जितने सार्क के नेशन है, आपको नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जितनी भी कंट्रीज है उनको कह दिया है कि आप इसको, क्योंकि ये पाकिस्तान में होने वाला था 2016 में और उरी अटैक के बाद इंडिया ने इसको बोला हम इनको अटेंड नहीं करेंगे और तब से ये जो है अभी तक उनके सार्क को जो है मीटिंग जो है आगे नहीं हो पा रहा। तो अगर इंडिया मान लो अगर इंडिया अभी अटेंड करती है इस
एससीओ के समिट को अगर जाकर वहां पे इंडिया अटेंड करती है, तो सार्क के ये जो सारे कंट्रीज हैं ये फिर बोलेंगे क्योंकि आपने खुद ही बोला था कि मुझे पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना है, अभी आप खुद ही वापस जाकर पाकिस्तान से इंगेज कर रहे हो मल्टीलेटरल, आप जो ये जो रिलेशन है मल्टीलेटरल लेवल पे, तो सार्क से अगेन एक प्रेशर आने वाला है इंडिया को। क्या अगर इंडिया जो है यहाँ पे जाती है तो इंडिया को ये प्रेशर को फेस करना पड़ेगा सार्क कंट्रीज से, क्योंकि आपने खुद ही बोला है पाकिस्तान से इंगेज नहीं करने को और अब आप खुद ही जाकर पाकिस्तान से इंगेज कर रहे हो। तो तीसरा आप देखोगे अगेन एंटी वेस्ट बायलैटरल लेवल पे इंडिया के साथ जो है रिलेशन अच्छा नहीं है, और तीसरा मल्टीलेटरल लेवल पे जो हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। तो ये सारे डिलेमा के वजह से जो है आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया जो है अभी इस चीज को सर्टेन नहीं है कि इंडिया अपने हेड ऑफ द स्टेट को भेजेगा या नहीं भेजेगा। पहला चीज यहां से आपको ये देखने को मिलता है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि और भी जो कंट्रीज हैं, जितनी कंट्रीज है, इंडिया का और डिलेमा क्या है। अगर मान लो आज तक जो है, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान होल्ड कर रहा है, तो पाकिस्तान में आज तक जो है ये जो जितने मेंबर कंट्रीज हैं इनके हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे आएंगे। तो आपको देखने को मिलेगा जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ये आज तक या फिर जितने भी अगर आप देखोगे यूएसआर, रशिया के जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर था, उसके भी जितने भी प्रेसिडेंट है वो आज तक पाकिस्तान को विजिट नहीं किए। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ इनका रिलेशन, हम इंडिया के साथ हमेशा जो यूएसएसआर का रिलेशन अच्छा रहा है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए जो है आपको देखने को मिलेगा कोई भी यूएसएसआर का या फिर रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो बायलैटरल लेवल पे आपको पाकिस्तान में विजिट आपको उनको कभी नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कोई भी रशियन प्रेसिडेंट जो है आज तक पाकिस्तान में नहीं आया है विजिट करने के लिए। अगेन दूसरा जो पाकिस्तान अपने जो फ्रेंडली जो चाइना के साथ जो कहता है इनका काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन है, उनमें आपको देखने को मिलेगा जो शी जिनपिंग है, जब ये 2013 में फर्स्ट टाइम आए थे और उसके बाद जब इन्होंने इनका जो बीआरआई प्रोजेक्ट होने वाला था, बीआरआई प्रोजेक्ट में इनका आप देखोगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो होने वाला था, उस टाइम पे इसको फंड करने के लिए 2015 का जब टाइम था, उस टाइम पे ही आपको देखने को मिलेगा क्या शी जिनपिंग जो है पाकिस्तान में आए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसको सीपैक को इनॉग्रेट करना था। तो 2015 के बाद से जो है शी जिनपिंग पाकिस्तान में नहीं आए हैं। तो ये आपको यहां से ये देखने को मिल जाएगा क्या पाकिस्तान का 2015 से नहीं आया है, तो अभी ये भी सर्टेन नहीं है क्या शी जिनपिंग आएगा या नहीं आएगा। दूसरा व्लादिमीर पुतिन जो है आज तक कोई भी पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में कोई भी रशियन जो है प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान नहीं आया। अगेन आपको एक तीसरा एंगल ये भी देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट जब लास्ट ईयर क्या था, इंडिया G20 को होल्ड किया था, तो उस टाइम पे क्या था, क्या प्रेसिडेंट पुतिन जो है इंडिया में नहीं आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट, ये आपको देखने को मिलेगा। रसिया जो है प्रेसिडेंट जो है वो G20 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अगर मान लो ये अगर प्रेसिडेंट पुतिन का बायलैटरल जो है मेडन विजिट होता है तो आपका पाकिस्तान में, तो इंडिया कहीं ना कहीं इससे जो इंडिया पे एक नेगेटिव एक रिस्पॉन्स जाएगा क्या आप जो है G20 में इंडिया में नहीं आए थे लेकिन अभी जो है प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा। तो इस वजह से अगेन जो पुतिन है वो इस चीज को भी सोचेंगे क्या मुझे जो है यहाँ पे जाना है या नहीं जाना है। तो जितने भी अगर वर्ल्ड लीडर को देखोगे, चाहे वो प्रेसिडेंट पुतिन हो या फिर आप देखोगे शी जिनपिंग हो जो कि 2015 के बाद नहीं आए, अगेन इंडिया का नरेंद्र मोदी, अगेन इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। तो और इनके जो ईरान का अगर आप अगेन ईरान का देखोगे तो ईरान का भी अभी जो नए प्रेसिडेंट अभी में देखोगे जो आफ्टर डेथ ऑफ इब्राहिम रईसी, उसके बाद से इंडिया ईरान और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा है नहीं। तो उसके बाद अभी ईरान में जो नया इलेक्शन हुआ है उनमें जो उनके जो नए प्रेसिडेंट मसूद जो न्यू इलेक्ट हुए हैं, तो वो भी अभी तक ईरान को पाकिस्तान को लेकर अभी क्लियर नहीं है, तो उनका भी इस चीज को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगा। तो इसी वजह से ये सारे रीजन को अगर आप देखोगे तो इन सारे रीजन के वजह से आपको देखने को मिलेगा क्या जो इंडिया जो है अभी इस चीज को सर्टेन है नहीं क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इसमें जाए या नहीं जाए। तो ये जो मेंबर कंट्रीज है, ये सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये काफी ज्यादा अगेन इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन कौन इसमें मेंबर कंट्रीज है और उनका रिस्पॉन्स क्या है। तो इसी वजह से इंडिया का जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो शायद अगर मैं अपना पर्सनली अगर ओपिनियन बताऊं तो मैं शायद इसमें नरेंद्र मोदी का आपको पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो जयशंकर साहब है मे भी वो जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा, लास्ट ईयर ही आपको याद होगा कि जब लास्ट ईयर बिलावल भुट्टो जब इंडिया में सार्क का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जब मीटिंग हो रहा था तो आपको देखने को मिलेगा गोवा में वो आए थे, और उस टाइम पे भी अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जयशंकर साहब ने उनको बहुत सुनाया था। स्पोक पर्सन ये पाकिस्तान जो स्पोक पर्सन जो बिलावल भुट्टो हैं वो स्पोक पर्सन है टेररिज्म इंडस्ट्री का, तो उस टाइम पे भी इनको काफी ज्यादा सुनाया था। तो आपको यहाँ से ये देखने को मिल सकता है कि मे बी
रसिया के साइड से भी उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो सर्जियो लैवरोव है, उनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन देख सकता है। इंडिया का जो है अगर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया जो है कहीं से भी एंटी वेस्ट नैरेटिव नहीं यहाँ पे भेजना चाहेगा, या फिर इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट अपना नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि टेररिज्म और टॉक जो है एक साथ नहीं हो सकता है। तो मे बी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे नहीं जाएंगे, हो सकता है आपका जो जयशंकर साहब है मे बी वो जाए। लेकिन अगर मेरी बात, और सी जिनपिंग, अगेन सी जिनपिंग की अगर मैं बात करूं तो सी जिनपिंग भी 2015 के बाद से नहीं आया है। तो अगर सी जिनपिंग जो है, अगर मान लो प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आते, नरेंद्र मोदी नहीं आता है, तो मे बी पाकिस्तान के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ जो ये सब यहाँ पे करने वाले हैं, तो ये एक कंप्लीटली डिप्लोमेटिक फेलियर हो जाएगा। तो इस चीज को मे बी बैलेंस करने के लिए आपको सी जिनपिंग आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगेन ये जो दो बड़े लीडर है यहाँ पे नहीं आ रहे, तो मे बी सी जिनपिंग भी शायद नहीं आए। तो अगेन ये सारी चीज की वजह से यहाँ पे भी ये अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो अपने उनको भेज सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन दिख सकता है कि ये जो है कहीं ना कहीं एससीओ जो है आपको फेल होता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान में। अगर मेरी राय माने तो इंडिया को जो है अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी नहीं भेजना चाहिए। यहाँ पे हमें जो इससे भी जो हमारा जो लोअर लेवल का है, या तो एक्सटर्नल जो हमारे जो अगर आप देखोगे एक्सटर्नल हमारे जो अफेयर्स का जो सेक्रेटरी है, या तो उनको भेज दें, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ जो MOS होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उनको भेज दें। क्योंकि पाकिस्तान को ये जो है आपको एक सिग्नल भेजना पड़ेगा कि क्योंकि टेररिज्म और टॉक जो है एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज जो है इंडिया का अभी तक डिलेमा है इस चीज के रिगार्डिंग। तो इसी वजह से इंडिया जो है अभी इसमें पार्टिसिपेशन को लेकर कोई भी कंफर्मेशन को नहीं दिया है। होपफुली आपको इस बात से, इस सारे इंफॉर्मेशन से ये चीज क्लियर हुआ रहेगा क्या इंडिया अभी तक इस चीज को लेकर अनसर्टेन क्यों है, और होपफुली आगे जो है आपको इस पे क्लैरिटी मिल जाए। थैंक यू।